हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे दादाजी से पूरे शरीर की मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती थी उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे दादाजी लड़की की मसाज घर के बंद कमरे और अंधेरे में करते थे, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने छुपकर देखा कि वो मसाज कैसे करते हैं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम सुरभि है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं और मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखा था। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े बड़े कारोबार के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी कोई कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए, लेकिन यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी। और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े बड़े कारोबार को संभालने लगे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे बिठाए ही सब कुछ हमारे कमरे में मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फीस भी ज़्यादा थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था और सब लोग मेरे दादाजी की बहुत करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था वो शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज मेरे पिताजी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसीलिए क्यों ना हम शहर में ही एक बड़ा सा मकान बना लें और वहीं पर रहने लग जाए। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएंगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे पिताजी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी जो कुछ भी बोलते थे मेरे पिताजी बिना कोई आवाज उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र करीब 15 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे यह सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी से 2 दिन पहले उसके घर वाले उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे और मेरे दादाजी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसके मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। अगर कोई भी लड़की मेरे दादाजी से मसाज नहीं करवाती थी तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके विवाहित जीवन में कोई न कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में यह डर था। इसीलिए शादी से 2 दिन पहले लड़के के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे दादाजी के हवाले कर देते थे। मेरे दादाजी उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते और अंदर से दरवाजा बंद कर देते थे। उस कमरे के अंदर वो उस लड़की के मसाज करते और काफी घंटों के बाद उस कमरे से बाहर निकलते थे तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ होता था। बड़ी ही मायूसी के साथ वो बाहर आती और थोड़ी ही देर बाद जब दादाजी बाहर आते तो उनके भी चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे दादाजी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मसाज करने से उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, और यह कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने दादाजी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता है तो सब लड़कियां इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती हैं? और यह बात मेरे पिताजी और मेरी माँ को भी पता थी, इसीलिए तो वो मुझे कभी भी उस कमरे में नहीं जाने देते थे।
हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज्यादा नौकर भी थे, लेकिन मेरे दादाजी को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता था कि इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी तो मैं इस काम को भला कैसे समझती कि मेरे दादाजी तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। उस लड़की के चेहरे पर वो मायूसी देखी जब वो मसाज करवाकर उस कमरे से बाहर आई थी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर दादाजी ऐसा भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, और फिर मेरे दादाजी का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक दिन मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की से मैं सब कुछ देख लूंगी, शायद मुझे उसके बाद सब कुछ पता लग जाए कि दादाजी भला उस कमरे में क्या करते हैं। तभी यह सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के ही कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई है और उसकी शादी में अब सिर्फ 7 दिन ही बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे तो उसके पिताजी उसे हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसके मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो और हमेशा यह अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे दादाजी हंसते हुए उसे अंदर ले आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे दादाजी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वो लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से अंदर का माजरा देखूं। और तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई और देखा कि वहाँ पर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी और ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नजरअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी, लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पिताजी को बोलकर तुझे हॉस्टल भिजवा दूंगी। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा। इसीलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज वो बात कह दी, उससे तो मेरे मन में और भी ज्यादा डर बैठ गया और मैं हॉस्टल ना जाने के डर से माँ से हाथ जोड़कर बोली कि मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी, आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि यह सब तुम्हारे दादाजी को पसंद नहीं है कि जब वो किसी लड़की के मसाज कर रहे हो तो उन्हें कोई भी देखे। उन्होंने यह अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें किस हक से वो देख लेने देंगे। तुम बस अपने काम से काम रखा करो। तभी मैंने माँ से कह दिया आज के बाद नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि माँ ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर ऐसा भी क्या है उस कमरे में? चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है तो वो इस कदर पाबंदियां क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवाल के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता रहता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की के शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों न मैं इस लड़की से ही पूछ लूंगी कि आखिर उस कमरे में क्या होता है। 2 दिन बाद जब उस लड़की की शादी थी तो हम लोगों को बुलाया गया था और हम सभी लोग उनके घर पर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैंने जाकर कहा, दीदी मेरे दादाजी आपको कैसे मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतना मायूस से भरा होता है? तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने काफी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर मेरे सामने जरा भी अपनी जुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूं। अब तो मुझे शक होने लगा था
कि जरूर मेरे दादाजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलती करते होंगे, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर नहीं आती और इस कदर उनका चेहरा भी नहीं उतरा हुआ होता। लेकिन मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मैंने देखने की कोशिश की तो माँ ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी, और दादाजी से पूछना तो मेरे बस की बात नहीं थी। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और दादाजी की हरकतों को देखते गई तो उनके प्रति मेरे मन में नफरत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे दादाजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, उन्हें लड़कियों पर जरा भी तरस नहीं आती है। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे दादा को लेकर नफरत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वो मेरे दादाजी हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी दादाजी मेरे साथ बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे घिन आती थी कि वो लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इस गांव को अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ रखा था कि दादाजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब वो लड़कियों के मसाज कर देते हैं तो उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और इसी लालच में आकर वो लोग अपने लड़कियों को मेरे दादाजी के यहाँ छोड़ जाते हैं, और मेरे दादाजी इन सब का फायदा उठाकर वो लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करते हैं। और वो लड़कियां चाह कर भी बेचारी किसी को कुछ बता नहीं पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब बस इस तरह से जुनून ही हो गया है। अब मुझे जानना ही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या होता है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छुपकर बैठ जाऊं और सारा राज जान लूं। फिर मुझे मम्मी और पापा का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो मेरे साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं यह राज जानकर ही रहूंगी। अगर मैं यह सब नहीं जान पाई तो न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ मेरे दादाजी खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैंने सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाया कि अब उस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज करने के लिए जरूर भेजा जाएगा। उससे पहले ही मैं उस कमरे में छुपकर बैठ जाऊंगी और उसके बाद जो उस कमरे में होगा वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी और अपने दादाजी का काला चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगी। वही मन में मैं अपने मम्मी और पापा के बारे में भी सोच रही थी कि वो लोग मेरे दादाजी पर कितना विश्वास करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी मेरी माँ को क्या पता कि मेरे दादाजी मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो एक पाप कर रहे हैं। मैं बार बार उन लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी कि यूं ही इस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज देना, क्या उन्हें जरा भी अकल नहीं है कि किसी की मसाज से क्या जीवन सुधरेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता है। लेकिन खैर, मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बात का पता लगा लेती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। ये सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है। और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं, बस 10 दिन ही बचे हैं। अब तो मैं जल्दी जल्दी इंतजार करने लगी कि कब उसकी शादी के दिन नज़दीक आए और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाए, ताकि मैं अपने दादाजी का काला चिट्ठा खोलकर उनके सारे काले कारनामों को सबके सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा पाऊं और मेरे मन में दादाजी के लिए जो इतनी नफरत भर गई थी उसे भी किसी भी तरह से निकालूं। खैर, इसी खुशी में मैं इंतजार करने लगी कि कब वो लड़की मसाज के लिए मेरे घर पर आएगी और कब मैं सब कुछ पता लगा पाऊं। तभी जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी उस लड़की को हमारे घर पर मसाज के लिए छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया और अपनी माँ को बोल दिया कि आज मेरे पेट में दर्द है, इसीलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ।
मेरी माँ को लगा कि सच में मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाली और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मौका पाकर दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी उस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते, मैं उससे पहले उस कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह अच्छे से सजाया गया था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि इस कमरे के अंदर पीछे का दरवाजा भी है, लेकिन खैर अब तो मुझे वो मसाज वाला मंजर देखना था, इसीलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे दादाजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। कमरे में आने के बाद मेरे दादाजी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। पीछे का दरवाजा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी उस दरवाजे के अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ से लेकर जाते हैं। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैं झट से उस कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए और दादाजी भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। मम्मी से मैंने बोल दिया कि आपको नहीं पता ये लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी मम्मी ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है कि इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। और मेरे दादाजी वहीं पर नजरें झुकाए खड़े रहे और उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी वो मेरे दादाजी से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी हो गई और उसके पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं बैठ गए और आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगे कि मुझे माफ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी कुछ ना बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे दादाजी कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे दादाजी को हमेशा से यही आदत है कि किसी भी लड़की के शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यह सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। और फिर जबरदस्ती मुझसे यह काम करवाते थे। मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन दादाजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर थी। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती है तो दादाजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसे डरा धमका देते हैं कि यह किसी को बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता उसे मेरे दादाजी खूब सारा पैसे दे देते हैं ताकि वो आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। तभी गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वो इतनी खुशी रहती हैं, बल्कि वो तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखते थे और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यह सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो अपने दादाजी से नफरत कर रही थी, लेकिन वो तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लग गई। अब मैं सोचने लग गई कि लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही हैवान पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।